रीबर्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड लवर्स एपिसोड 20। दादाजी के अनाउंस करते ही सब खुशी के मारे झूम उठे। सबके चेहरे चमक उठे। दादाजी और कार्तिक फिर गले मिले। इतने में एक एम्प्लॉय कुछ पेपर्स और पेन लेकर वहां आ गया। ये देख दादाजी वो पेन लेकर पेपर्स पलटने लगे। उन्हें ऐसा करता देख दशरथ और पद्मिनी का जैसे दिल फट ही गया। वही यश और त्रिशा का दिल बैठा जा रहा था। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वही पद्मिनी मन ही मन उल्टा काउंट डाउन करने लगती है। 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बूम। इतने में जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब पीछे देखने लगे। वही कुछ एम्प्लॉयर्स ने उस शख्स को आगे आने का रास्ता भी दे दिया। वहां पीछे एक मिडिल एज औरत और उसके पीछे 2 लड़के खड़े थे जो उसके बेटे थे। दादाजी और दशरथ चौंकते हुए बोले, दामिनी, तुम। दामिनी गुस्से से दादाजी की तरफ आगे आकर बोली, पापा, आपने किससे पूछकर इस नाजायज को इतनी बड़ी कंपनी सौंप दी? माना कि यश और त्रिशा दोनों ही ये कंपनी संभालने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे बेटे भी अभी तक मरे नहीं है जो आपने इसे चुन लिया। दादाजी ने जैसे तैसे गुस्सा दबाते हुए कहा, चुप हो जाओ दामिनी, ये तुम्हारे पति का घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। दामिनी ने फिर ऊंची आवाज में कहा, अरे भला मैं क्यों चुप रहूं? आपने आज तक अपनी प्रॉपर्टी का मेरा सारा हिस्सा मेरे भाई को दिया, वो मैंने सहन किया। उनके बाद उनके बच्चों को दिया, वो भी मैं सहन कर गई। लेकिन ये, अगर आप अपनी सारी जायदाद इस नाजायज के नाम करने का सोच रहे हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मत भूलिए कि भारत का कानून बेटियों को भी जायदाद में बराबर का हिस्सा देता है। ये सुनकर दादाजी अपना सारा आपा खो देते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा हिस्सा मेरी जायदाद में तुम्हारा फूटी कौड़ी का भी हिस्सा नहीं है। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने मेरी नाक काटकर उस 2 कौड़ी के मैनेजर से शादी की थी। तुम्हारा अब मुझसे या मेरी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, समझी? तो यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये सुन दामिनी ताव में आकर फटते हुए कहती है, अच्छा, मेरे पति 2 कौड़ी के मैनेजर है तो ये नाजायज कौन है? ये भी तो 2 कौड़ी के मैनेजर ही था पहले। ये सारी बात सुनकर नैना का खून खोल जाता है। वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वही राकेश और इशिका का खून भी अब तक खोल चुका था। वही वहां मौजूद लोग भी आपस में घुसफूस करने लगे थे। वही ये सुन दादाजी ने ऊंची आवाज में गर्व करते हुए कहा, खबरदार दामिनी, जो तुमने मेरे कार्तिक को अब एक और बार नाजायज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कोई मैनेजर नहीं है, ये नीका कंपनी का सीईओ है। और क्या तुम ये जानना चाहती हो मेरा कार्तिक किसके साथ काम करता है? मेरा कार्तिक राहुल बिरला, अनिल शेरगिल, यहां तक कि मानव बजाज जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है। तुमने आज तक कभी उन्हें करीब से देखा भी है? औका बात करती हो हम। मेरा अगला वारिस बनने के लिए ना तुम काबिल हो, तुम्हारे ये बेटे, ना दशरथ काबिल है, ना उसके बच्चे। मेरा अगला वारिस बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्तिक काबिल है, समझी कि नहीं? ये सुन दामिनी दादाजी पर भड़क जाती है। वो फिर गुस्से में कहने लगी, अब बस भी कीजिए पापा, मुझे पता है मैंने आपको बहुत दर्द दिया, लेकिन अब उस बात को 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में सब कुछ बदल गया, बस आप नहीं बदले। आपने मुझे इस ओबोरोए ग्रुप से दूर रखा, कोई बात नहीं। आपने मुझे मेरा हक नहीं दिया, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मैं मेरे बच्चों को उनका हक किसी बाहर वाले को ले जाने नहीं दूंगी। यश सीईओ बने या ना बने, लेकिन ये नाजायज ओबोरोए ग्रुप का सीईओ नहीं बन सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपको भैया के बच्चों को सीईओ नहीं बनाना, कोई बात नहीं, आप मेरे बेटों को सीईओ बना सकते हैं, लेकिन इस नाजायज को हरगिज नहीं। इसकी जगह ना हमारी कंपनी में है, ना ही हमारे परिवार में। अरे आखिर ये है कौन? ये किसी गटर की नाली का गंदा खून है। पता नहीं इसकी माँ ने भैया से पहले कहा। इतने में कार्तिक जोर से चिल्लाया, शट अप। कार्तिक का माथा अब पूरी तरह से ठनक गया था। वो गुस्से के मारे कांप रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। कार्तिक लाल आंखें लिए दादाजी के पीछे से आगे आकर दामिनी के सामने खड़ा हो जाता है। कार्तिक उंगली आगे करते हुए कड़क आवाज में वार्निंग देते हुए कहता है, जस्ट शट अप। आपको मेरे बारे में कुछ भी बकवास करने की परमिशन है, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने की या बकवास करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी जायदाद दादाजी की है और वो जिसे चाहे अपना वारिस बना सकते हैं। इसमें आपको या मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है, समझिए आप? कार्तिक का ये दमदार एटीट्यूड देखकर दामिनी पहले तो दंग रह जाती है, फिर हिम्मत करके कहती है, तुम नाजायज लड़के, पीछे हो जाओ। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। जिसे खुद की सगी माँ छोड़ के चली गई हो, ऐसी औलाद को मैं गंदा खून ना कहूं तो क्या कहूं?
तुम्हारी माँ तक को भी तुम पर शर्म आती थी और तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो। हम्मम जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों के दोनों लालची और मतलबी और एहसान फरामोश। कार्तिक के बच्चे बिरलास, शेरगिल्स, शिखावत और उस मानव बजाज की पहचान की गर्मी कहीं और जाके दिखाना यहाँ नहीं। मैं तुम्हें मेरे परिवार में नहीं आने दूंगी, समझे। हमारे खानदान में जायज बेटों की कमी नहीं है। जो हमें नाजायज की जरूरत पड़े तो यहाँ से उल्टे पैर दफा हो, नहीं तो मैं धक्के मारकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी, समझा। कार्तिक ये सुन पागल हो जाता है। वो फिर दामिनी के करीब आकर आंखों में आंखें डालकर कहता है, अच्छा तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ से कौन किसे धक्का मारकर बाहर निकालता है। ये सुन दामिनी थोड़ी चौंक जाती है। वही उसके बच्चे भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। वही कार्तिक तेज कदमों से दादाजी के पास जाता है, फिर उनसे पेपर्स लेकर उन पर साइन कर देता है। फिर वो पेपर्स दादाजी की तरफ बढ़ा देता है। इतने में दामिनी का बड़ा बेटा संकेत दादाजी के पास आकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, दादाजी आप मुझे बिना मौका दिए ऐसे नकार नहीं सकते। मैं कार्तिक के बराबर ही हूं, मुझे भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इतने में दूसरा बेटा सार्थक दादाजी को इमोशनल करते हुए कहता है, दादाजी आपने इतने सालों तक हमें खुद से दूर रखा, क्या आप हमसे सच में इतनी नफरत करते हैं? आखिर हमारा कसूर ही क्या है? हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमें एक मौका भी नहीं देंगे हमें सही साबित करने का। ये सब सुनकर दादाजी का मन डोल उठता है। वो गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किसका साइड लेना चाहिए। वो कभी संकेत और सार्थक को देखते तो कभी कार्तिक को। उनका कंफ्यूजन उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही सब बस दादाजी के फैसले का दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे। सबका दिल जोर जोर से धड़के जा रहा था। वही नैना को ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। वही राकेश का भी कुछ यही हाल था और उनका ऐसा होना लाजमी भी था। अगर आज दादाजी अपने कहे से मुकर जाते हैं तो इससे कार्तिक की बहुत बदनामी हो जाएगी, उसका सबके सामने मजाक बन जाएगा। वही इन सबके बीच कार्तिक अपने हाथ आपस से मिलाकर बॉसी अंदाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, संकेत एंड सार्थक तुम दोनों को बस मौका ही चाहिए ना, तो वो मौका मैं तुम दोनों को देने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों ओबोरॉय ग्रुप में मेरे अंडर में काम कर सकते हो, लेकिन ओबोरॉय ग्रुप का सीईओ बनूंगा तो मैं ही, ये तय है। इतना बोल कार्तिक नफरत से दामिनी को देखता है। कार्तिक फिर जोर देते हुए दादाजी से नजरें मिलाकर कहता है, दादाजी साइन कीजिए। मैं वादा करता हूं इन दोनों को मैं पूरा और बराबरी का मौका दूंगा। इतना सुनकर दादाजी का दिल मानो हल्का हो जाता है। उन्हें कार्तिक पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, तो वो फिर बिना ज्यादा सोचे लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए पेपर्स पर साइन कर देते हैं। उन्हें साइन करता देखकर पद्मिनी और दामिनी दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही इससे दशरथ, यश और त्रिशा के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। पद्मिनी का तो सिर ही घूमने लगता है। उसे तो लगा था इतनी बेइज्जती के बाद कार्तिक खुद ही पीछे हट जाएगा, लेकिन उल्टा कार्तिक ने ही खुद के सीईओ बनने का ऐलान कर दिया। कार्तिक फिर वो पेपर्स लेकर दामिनी के पास आकर नफरत से कहता है, मिसेज दामिनी बंसल, आपको मैं लालची लगता हूँ, साथ मतलबी और एहसान फरामोश भी। मैं आपको गटर का गंदा खून लगता हूँ। आपकी नजरों में मेरी कोई औकात नहीं है ना? तो अब मैं नाजायज आपको अपने खून की गर्मी दिखाता हूँ, अपने खून का रंग दिखाता हूँ, अपनी और आपकी औकात दिखाता हूँ। इतना बोलकर कार्तिक कसके दामिनी का हाथ पकड़ लेता है। ये देख दामिनी भौचकी रह जाती है। वही सब मुंह फाड़े कार्तिक और दामिनी को देख रहे होते हैं। संकेत और सार्थक भी अपनी मां को बचाने के लिए आगे आते हैं। कार्तिक फिर बिना किसी शर्म के दामिनी को हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। उसे ऐसा करता देख दादाजी, दशरथ, पद्मिनी, यश, त्रिशा और शनाया सब आंखें चौड़ी करके दिल थाम लेते हैं। वही सारे एम्प्लॉयज को अभी कार्तिक को लेकर गुसफुस कर रहे थे, उनको तो जैसे दिल का दौरा ही पड़ जाता है। संकेत और सार्थक पीछे से कार्तिक का दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। वही कार्तिक जोर से अपन हाथ छटक देता है और बेहरमी से दामिनी को खींचते हुए धक्का लगाते हुए कंपनी के बाहर ले जाने लगता है। दामिनी रोते हुए चिल्लाने लगती है, पापा, भैया, संकेत, सार्थक, कोई तो बचाओ। अरे छोड़ मुझे नाजायज कहीं के, छोड़, पापा बचाओ मुझे, रोको इसे। संकेत और सार्थक कार्तिक के पीछे से चिल्लाने लगते हैं, माँ, कार्तिक के बच्चे, छोड़ मेरी माँ को। माँ, कार्तिक, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ो उन्हें। वो एक बुजुर्ग औरत है, उनकी उम्र का तो लिहाज करो। कार्तिक, पाप लगेगा तुम्हें। कार्तिक, छोड़ो हमारी माँ को।
वही कार्तिक दामिनी को धक्के मारकर खींचकर उसे कंपनी के मेन गेट के बाहर तक लेकर आया, फिर उसे छोड़ा। वहां कुछ पेपराजी थे जिन्होंने कार्तिक की ऐसा करते हुए फोटोज क्लिक कर ली। कार्तिक फिर नफरत ले साथ अकड़ दिखाते हुए बोला, मिसेज दामिनी बंसल, अब से ओबोरॉय ग्रुप और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तो अब गलती से भी बिना मेरी परमिशन के यहाँ आने की कोशिश मत करना। तुम्हें कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है जाओ और मरो। अगर आज के बाद तुम मेरे या मेरी प्रॉपर्टी के आसपास भी दिखी तो अगली बार मैं नहीं, मेरे गार्ड्स तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलेंगे, समझी? आई होप अब आपको मेरा खून और मेरी औका पता चल गई होगी। तो अब यहाँ से दफा हो। इतना बोल कार्तिक वॉचमैन के हाथ से पानी का बोतल ले लेता है और वही अपने हाथ साफ करने लगता है, मानो उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। ये दामिनी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसे तो जैसे दिन में तारे दिख गए थे। कार्तिक फिर अपने साफ हाथों से अपने कपड़े झटकने लगता है और सूट सही करके अंदर चला जाता है। वही दामिनी को चक्कर आ जाते हैं। संकेत और सार्थक दोनों अपनी मां को पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वही कार्तिक फुल फॉर्म में बॉसी अंदाज में वापस अंदर आता है। इस बार उसे देखकर सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। ये अब तक का कार्तिक का सबसे रूड अवतार था, जिसके विटनेस आज सब बने थे। वही कार्तिक को ऐसे देखकर नैना भी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे खराब और रूड सिर्फ राहुल और मिहिर को ही माना जाता था, पर उस वक्त कार्तिक राहुल और मिहिर से भी ज्यादा जिद्दी और बेरहम लग रहा था। अब जाकर सबको इस बात का यकीन हुआ कि हाँ, अब इस इंडस्ट्री में मानव बजाज के बाद एक और नया बॉस आया है, द कार्तिक ओबोरॉय, न्यू सीईओ ऑफ द ओबोरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कहानी अब आगे। कार्तिक जब वापस से ऑफिस में आया तो वो बहुत ही रौफदार और रूड दिखाई दे रहा था। उसके सामने तो यश का रूडनेस भी जैसे अच्छा लगने लगे। कार्तिक इस वक्त राहुल और मिहिर से भी ज्यादा जिद्दी और बेरहम लग रहा था। सबके सब बस आंखें बड़ी करके उसे देखते रहे। कार्तिक दादाजी के पास आकर इज्जत से कहने लगा, दादाजी, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज से ही काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इस वक्त कार्तिक की आवाज ना ज्यादा ऊंची थी ना ही ज्यादा नीची। वो बहुत ही हाई मैनर्स के साथ उनसे बात कर रहा था। ऐसा शानदार एटीट्यूड तो दशरथ और यश का भी नहीं था। ऐसा तो सिर्फ बड़े घराने के लोग ही करते हैं। दादाजी कार्तिक से अब और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और खुश होते हुए कार्तिक के कंधे पर रथ रखकर गर्व से कहते हैं, हाँ बेटे, जा अपना काम आज से शुरू कर। अब मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। आज शाम को मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है, फिर सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। दादाजी दशरथ और यश को ताना मारते हुए कहते हैं, देखा, ये होता है सीईओ, कितना शानदार लग रहा है मेरा पोता। अच्छा हुआ कि वो अपने बाप पर या बड़े भाई पर नहीं गया। कार्तिक बिल्कुल अपनी होशियार और समझदार मां पर गया है, साथ में अपने जिम्मेदार दादा पर। सीखो, कुछ सीखो इससे कमीनो, हम। इतना बोलकर दादाजी मुंह बिगाड़ते हुए वहां से चले गए। उनके जाने का बाद पद्मिनी ने जोर से अपन पैर पटका। वही दशरथ सबके सामने शर्म से पानी पानी हो गए। आज तक वो बस यश के कारण शर्मिंदा होते थे, आज से वो कार्तिक के कारण भी हर पल अपने पापा से शर्मिंदा हो गए। दशरथ से ये सब सहा नहीं गया तो वो सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चलते बने। उनके जाने के बाद पद्मिनी भी नाक में गुस्सा लिए वहां से चलती बनी। उनके जाते ही सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद राकेश और इशिका भी वहां से जाने लगे। तभी बेरुखी से त्रिशा ने इशिका का रास्ता रोककर कहा, हे यू, हु आर यू? कौन हो तुम एंड तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? ये सुनकर इशिका चौंक जाती है। वही राकेश मुंह बनाकर त्रिशा को देखने लगता है। इशिका ने शांति से जवाब दिया, मिस त्रिशा, मैं इस कंपनी के सीईओ मिस्टर कार्तिक की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम इशिका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ आने के लिए आपकी या किसी की भी परमिशन की जरूरत है, लेकिन हाँ, आपको मुझसे परमिशन लेने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कार्तिक सर से मिलना है, आप उनसे डायरेक्टली नहीं मिल सकती, समझ गई आप? ये सुनकर त्रिशा का खून खोल जाता है। वो गुस्से में कहती है, यू बुल्डी विच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम। इशिका आज बहुत अच्छे से ऑफिस ड्रेस अप करके आई थी। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट विथ ब्लैक हाई हील्स। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था और ऊपर आधे बाल बांधकर रखे थे, आधे खुले थे। इशिका उस लुक में एकदम कातिलाना लग रही थी और जाहिर था यश की नजर जब से उस पर पड़ी थी वो बस उसे ही देखता जा रहा था। जब राकेश को उनके दिमाग का गंध का अंदाजा हुआ तो एकदम से पागल हो गया। राकेश ने इशिका को ऑर्डर देते हुए कहा, इशिका, तुम कार्तिक के पास जाओ, मैं इस्लाम देखता हूँ, एंड तुम पीछे मुड़कर मत देखना।
इशिका ये सुन फिर हैरान हो जाती है। वो फिर एक नज़र यश और त्रिशा को देखती है, फिर बिना ज्यादा सवाल किए तुरंत ही उस तनाव के माहौल से दूर कार्तिक के पास चली जाती है। यश राकेश को ताना मारते हुए कहता है, हम किसी ने सच ही कहा है, पैसा कमबख्त चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे शरीफों को भी बदमाश बना देती है। कार्तिक के साथ भी आखिर में वही हुआ। पक्का उसने इसे मजे करने के लिए ही जॉब पर रखा है। एक तरफ घरवाली, दूसरी तरफ बाहर वाली, एक साथ दोनों के ही मजे, हा हा हा। ये सुन त्रिशा भी मुस्कुरा देती है। वही राकेश ने ये सुन ना आव देखा न ताव यश को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे यश 2 कदम पीछे हो गया। वही त्रिशा जोर से चिल्लाई, यश। राकेश के तमाचे से यश का एक गाल लाल हो गया। वही त्रिशा राकेश पर बरस पड़ी। तुम 2 कौड़ी के मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे सामने? मैं तुम्हें इसके लिए काम से निकलवा सकती हूँ, समझे कि नहीं? राकेश ने अपना हाथ घुमाते हुए मुंह बनाकर कहा, ओह अच्छा, तुम मेरी औकात की बात नहीं करो तो अच्छा है। मेरी औकात और किसी से कम हो ना हो, तुम दोनों से तो ज्यादा ही है, समझी? तुम दोनों अगर अपनी खैर मनाना चाहते हो तो मुझसे और इशिका के साए से भी दूर रहना, समझे? इतना बोलकर राकेश वहां से निकल गया। उसे जाता देख यश उसे मारने पीछे दौड़ा, पर त्रिशा से उसे रोक लिया। वो उसे शांत करने के लिए उसका चेहरा छुपाते हुए वॉशरूम में ले गई। कार्तिक जब अपने केबिन में सीईओ के चेयर के पास पहुंचा तो वो पुरानी यादों में खो गया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। जब इशिका वहां आई तो वो कार्तिक के पास आकर बोली, सर। इशिका के बोलने पर कार्तिक तुरंत होश में आ गया, अपनी नम आंखों को साफ करने लगा। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, बुरी बात और बुरी याद कभी भी दिल में नहीं रखनी चाहिए, इससे हमें सिर्फ दर्द मिलता है। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए कहा, इशिका, तुम्हें नहीं पता क्या, मेरा और दर्द का जन्मोजन्म का नाता है। दर्द मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। देखो ना, आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, फिर भी वो मेरे साथ है। ये सुनकर इशिका को दामिनी की कही हुई बातें याद आ गई और उसका भी दिल बैठ गया। वो फिर लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराकर कार्तिक के पास आती है। कार्तिक इशिका के इस एक्शन से सरप्राइज हो जाता है तो वो पीछे हटने लगता है। इशिका कार्तिक को चेयर के आगे खड़ा करती है, फिर चेयर को पीछे करती है। अब कार्तिक को समझ में आता है इशिका क्या करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी मुस्कुरा देता है। हमेशा की ही तरह बैड टाइमिंग की वहां शनाया बिना नॉक किए खुशी से झूमती हुई अंदर आ जाती है। उसी टाइम पर इशिका एक साथ कार्तिक के कंधे पर रखती है, दूसरा कार्तिक के सीने पर दिल के पास। वो फिर बड़ी सी स्माइल के साथ कार्तिक को वहां बैठाती है। उस टाइम पर कार्तिक और इशिका दोनों ही एक दूसरे की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे थे, और तो और इत्तेफाक से को दोनों ही बहुत पास पास थे। उन्हें ऐसे देखकर शनाया के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो आंखें बड़ी करके मुंह खोले उन दोनों को देखने लगती है। वो फिर जोर से चिल्लाती है, What the hell are you both doing here? शनाया के चिल्लाने से कार्तिक और इशिका दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। वो दोनों हैरानी से शनाया को देखने लगते हैं, फिर खुद को देखने लगते हैं। ये उन दोनों का ही बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। हालांकि दोनों के दिल साफ थे तो उन्हें ये उतना अजीब नहीं लगा। वही शनाया के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कितनी गंध भरी पड़ी है। उतने में वहां नैना भी आ जाती है और अनजान होकर पूछती है, कार्तिक, इशिका, क्या हुआ? उतने में राकेश भी भागता हुआ वहां आ गया और फिक्र करते हुए पूछने लगा, कार्तिक, इशिका, नैना, क्या हुआ? कौन चिल्लाया? अब सब एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। शनाया तेज कदमों से इशिका के पास आई और कंधे से झांझोड़ते हुए कहने लगी, तुम चुड़ैल, डायन, नागिन कहे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक पर डोरे डालने की? तुम्हें पता नहीं है क्या कि कार्तिक मैरिड है? क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक को सीड्यूस करने की? बोल कमीनी, बोल। ये सुनकर इशिका और कार्तिक दोनों के ही चेहरे लाल हो गए। वही नैना और राकेश के मुंह खुले के खुले रह गए। नैना तो इतनी सरप्राइज हो गई कि उसने पाने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए। वही राकेश दिल ही दिल में सुकून की सांस ले रहा था कि अच्छा हुआ रोनित यहाँ नहीं है, वरना वो तो बेहोश ही हो जाता। कार्तिक आंखें फाड़ के शनाया को देखता रहा। वही इशिका जैसे पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। कार्तिक ने फिर पहले तो जोर से सिर हिलाया, फिर इशिका को बचाते हुए शनाया को पीछे धक्का दे मारा। कार्तिक ने इशिका का बाजुओं को चेक करते हुए पूछा, इशिका, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? इशिका कुछ नहीं बोली। वो किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह बस सबको देखने लगी। उसका इनोसेंस उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसे देखकर नैना और राकेश ने लंबी सांस छोड़ी, फिर मन ही मन कहा, ओह गॉड,
तो ये इस शनाया के दिमाग की उपज है, थैंक गॉड। नैना फिर नॉर्मल होकर गुस्से में बड़बड़ाए, उफ, इस शनाया की तो ऐसी की तैसी, इसकी माँ की। इतने में राकेश खांसने लगा तो नैना एकदम से रुक गई। वही शनाया गुस्से से कार्तिक को पीछे खींचकर उसे पलटकर कॉलर पकड़कर ऊंची आवाज में बोली, कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम पहले तो नहीं थे, यश की आत्मा कैसे आ गई तुम में? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम अब इसे पसंद करने लगे हो? बताओ मुझे। ये सुनकर कार्तिक का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपना कॉलर झटकते हुए शनाया को पीछे धकेलता है और चिढ़ते हुए कहता है, जस्ट शट अप शनाया, अपनी बकवास बंद करो। इशिका मेरी असिस्टेंट है, समझी, और कुछ भी नहीं। ये सुनकर शनाया गुस्से में पूछती है, अच्छा तो तुम दोनों में कुछ भी नहीं है तो अभी क्या हो रहा था तुम दोनों में? क्या इशिका और तुम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हो? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? भूल गए हो क्या? जब हम सीक्रेट रिलेशनशिप में थे तो हम भी यही सब किया करते थे। ये सुनकर कार्तिक की आंखें बड़ी हो जाती है। वो भी गुस्से में कहता है, शनाया, इनफ, जस्ट इनफ। बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी बकवास बंद करो। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? तब की बात कुछ और थी और अब के हालात अलग है। इससे शनाया बुरी तरह से चिढ़ गई। वो कार्तिक की ये सारी बातें बिल्कुल भी मानने वाली थी। वो फिर कुछ बकती इससे पहले ही नैना उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देती है और उसका हाथ मरोड़कर उसका सर टेबल पर रख देती है। इससे शनाया को बहुत तेज दर्द हुआ तो वो जोर से चिल्लाने लगी, आ आ बचाओ, आ छोड़ो मुझे, लीव मी। नैना बात को खत्म करते हुए कड़क आवाज में कहती है, उफ शनाया, तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भर पड़ा है, जाकर उसे कहीं और निकालो, यहाँ नहीं। कार्तिक और इशिका के बीच में क्या है क्या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग देती हूँ, अब अगर आग के बाद तुम मेरे कार्तिक के साए के भी पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ये बात तुम गांठ बांध लो, कार्तिक मेरा पति है, तुम्हारा नहीं, समझी के नहीं? इतना बोल नैना शनाया का हाथ और भी ज्यादा जोर से दबाने लगती है। शनाया रोते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नैना फिर शनाया का हाथ और सिर छोड़ देती है। शनाया ठीक से खड़ी होती इतने में ही नैना उसे लताड़ने लगती है, अब चल भाग यहाँ से। नैना की ऊंची दमदार आवाज सुनकर शनाया पूरी कांप जाती है और तुरंत ही उल्टे पैर वहां से निकल जाती है। नैना फिर जोर जोर से सांसें लेने लगती है। कार्तिक फिर राकेश को आंखों से कुछ इशारा करता है। राकेश कार्तिक का इशारा समझकर तुरंत इशिका के पास आता है और उसे वहां से ले जाता है और केबिन को भी अच्छे से लॉक कर देता है। कार्तिक फिर नैना को अपनी तरफ घुमाता है और उसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगता है। नैना, देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं इशिका और रोनित रिलेशनशिप में है एंड इशिका मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। नैना, तुम समझ रही हो ना? नैना, अगर तुम्हें इशिका का मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं उसे कोई दूसरा काम दे दूंगा। तुम कहोगी तो मैं रोनित या राकेश को अपना पीए बना लूंगा। तुम बस मुझे गलत मत समझना। तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना? कार्तिक का इतना लंबा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद नैना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से कार्तिक का कॉलर पकड़कर कड़क आवाज में पूछती है, कार्तिक के बच्चे, तुम्हें क्या मैं उस शनाया जैसी लगती हूँ? जरा मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इनसिक्योर हूँ? मेरी आंखों में देखो और बताओ कि क्या तुम्हें इनमें खुद के लिए कोई शक दिख रहा है या नहीं? कार्तिक ने मासूमी से नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं। नैना ने फिर कार्तिक के पास आकर पूछा, तो फिर तुम मुझे किस बात की और क्यों सफाई दे रहे हो, बताओ मुझे। कार्तिक ने भोलेपन से कहा, नैना, जब हमारे पार्टनर्स हम चीट करते हैं तो कैसे लगता है ये दर्द हमसे बेहतर और कौन जानता है। तुम और मैं, हम दोनों ही इस दर्द से गुजर चुके हैं। हम दोनों बहुत मुश्किल से इस दर्द से उभरे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम फिर से ये दर्द सहे। तुमने जो दर्द वैभव के कारण झेला था, मैं नहीं चाहता तुम वही दर्द दोबारा मेरी वजह से सहन करो। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर नैना को पुरानी बातें याद आने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वैभव का प्यार, उसका भरोसा और उसका धोखा सब याद आ जाता है। वो कार्तिक की आंखों में नम आंखों से देखती है, फिर उसके सीने से लग जाती है। कार्तिक भी उसे कसके सीने में छुपा लेता है। कार्तिक पूरे विश्वास के साथ कहता है, नैना, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा। ये सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसका दिल जैसे फिर से खिल उठता है। वो फिर प्यार से कहती है,
मुझे पता है कार्तिक, आई ट्रस्ट यू सो मच। वही केबिन के दूसरे कॉरिडोर में इशिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो रोते हुए कह रही थी, राकेश, मैंने सच में कार्तिक सर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आई स्वेयर कार्तिक सर मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। उनके मन में मेरे लिए और मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। राकेश उसे शांत करते हुए कहता है, मैं जानता हूं इशिका, तुम्हें ये बात क्लियरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वी ऑल ट्रस्ट यू बोथ। इसके बावजूद भी इशिका शांत नहीं हो रही थी तो राकेश उसे बड़े भाई की तरह उसे कंसोल करने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उसे साइन से लगा लेता है। वही वॉशरूम से फ्रेश होकर यश और त्रिशा बाहर आते हैं तो वो उन दोनों को देखकर कुछ गलत समझ लेते हैं। वही शनाया भी खुद को सही करके बाहर आती है और ये सीन देखकर पूरी पागल हो जाती है। वो आगे आकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे पता था इस लड़की में ही खोट है। पहले कार्तिक को और अब राकेश को। इसकी नियत में ही खोट है। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस कंपनी में ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर त्रिशा और यश दोनों हैरान हो जाते हैं। यश धीरे से शनाया से पूछता है, शनाया क्या हुआ, क्या किया इस इशिका ने? शनाया ने फिर दांतों को भींचते हुए उन्हें सारी बात बताई जो अभी कार्तिक के केबिन में हुई थी। त्रिशा के दिमाग में पूरी बात सुनकर जोर जोर से घंटियां बजने लगती है। शनाया जो इशिका की तरफ आगे बढ़ रही थी, त्रिशा उसे दूसरे कोने में ले जाती है। उनके पीछे पीछे यश भी दबे पांव चला जाता है। त्रिशा, शनाया और यश तीनों मिलकर फिर कुछ खिचड़ी पकाने लगते हैं। धीरे धीरे कार्तिक के ओबोरॉय ग्रुप ज्वाइन करने की बात सब में फैलने लगी। सब कार्तिक के नए नए कारनामे से जैसे चौंकते ही जा रहे थे। सबके बीच में कार्तिक हॉट टॉपिक बन गया था। हर कोई बस उसकी ही बातें बना रहा था। कोई कहता, अरे यार, तुमने सुना, कार्तिक ने फिर बवाल कर दिया, उसने ओबोरॉय ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। कोई कहता, हाँ मैंने सुना, वो अब ओबोरॉय ग्रुप का भी सीईओ बन गया है। दूसरा कहता, अरे हाँ, उसके पास तो अब तीन बड़ी कंपनियां हो गई। पहली तो मित्तल कॉर्पोरेशन, दूसरी नीका कंपनी और अब ये तीसरी ओबोरॉय इंडस्ट्रीज। पता नहीं अब किसकी बारी है। तीसरा कहता, अरे बुद्धू, चौथी कौन गिनेगा? कार्तिक बिरला अंपायर का दामाद है तो बिरला इंडस्ट्री भी तो उसी की हुई ना। फिर पहला कहता, अरे हाँ, बिरला इंडस्ट्री भी तो उसी की है। मैंने सुना है कार्तिक बहुत जल्द माहेश्वरी ऑटोमोबाइल्स भी अपने अंडर लेने वाला है। दूसरा बोला, क्या माहेश्वरी ऑटोमोबाइल्स भी? ये कार्तिक क्या करने बैठा है? पूरी इंडस्ट्री को अपनी जेब में रखेगा क्या? क्या वो एशिया के किंग मानव बजाज के साथ कंपटीशन कर रहा है? तीसरा बोला, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है भाई। लगता है वो इस इंडस्ट्री का दूसरा मानव बजाज बनकर रहेगा। हम वही दूसरी तरफ मेहर, साहिल और रणवीर को कार्तिक का ये एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने तो ओबोरॉय ग्रुप बर्बाद करने की ठानी थी और कार्तिक उनके रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया। रोनित ने फिर समझाते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, मेहर, साहिल, समझने की कोशिश करो। ओबोरॉय ग्रुप शुरुआत से ही कार्तिक का था पर उसे आज तक उसका हक नहीं मिला। वो दशरथ ओबोरॉय का बेटा है तो जाहिर है ओबोरॉय ग्रुप में उसका भी हिस्सा होगा। रणवीर ने नाराजगी से कहा, रोनित तुम ये सब हमें क्या समझा रहे हो? हमें ये सब पता है लेकिन ये तुम भी अच्छे से जानते हो ये सब उस दशरथ और यश का ओबोरॉय ग्रुप बचाने का एक पैंतरा है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर ओबोरॉय ग्रुप के साथ कार्तिक का नाम जुड़ गया तो हम अपने आप ही पीछे हो जाएंगे। हम ओबोरॉय ग्रुप को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन को सब गलत सोचते हैं। हम ओबोरॉय ग्रुप खत्म करके रहेंगे। कार्तिक भी ओबोरॉय ग्रुप बचा नहीं सकता। अगर वो हमसे भिड़ना चाहता ही है तो भिड़ने दो उसे, हम रुकने वाले नहीं है। ये सुन मेहर और साहिल सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा होने की उन्होंने सपने में नहीं सोची थी। साहिल नफरत से कहता है, मेहर, इस दशरथ ने सच में बहुत तगड़ा दाव खेला है। हमें हमारे ही बॉस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आखिर वो बूढ़ा चाहता क्या है? क्या वो हमें आपस में लड़वाना चाहता है? मेहर सोचते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो साहिल, वो बुढ़ाओ हमें आपस में लड़वा के हम सबको खत्म कर देना चाहता है। साले ने दिमाग अच्छा लगाया है। हमें इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना होगा वरना हम सबके रिलेशन खराब हो जाएंगे। रणवीर लैपटॉप चलाते हुए गुस्से में कहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मेहर। कार्तिक ने हमारा साथ छोड़ा है, हमने नहीं। अब जब कार्तिक ने ये स्टेप ले ही लिया है तो उसे ये स्टेप बहुत भारी पड़ेगा। उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये सुन मेहर, साहिल और रोनित लंबी सांस लेते हैं। इतने में निखिल जल्दी से केबिन में आता है और लेटेस्ट न्यूज देता है।
वो रणवीर के सामने बड़ा सा टैबलेट लाकर रख देता है, फिर रोनित को अंगूठा उठाकर स्माइल करके आंख मार देता है। निखिल का इशारा पाकर रोनित के चेहरे पर शातिरों वाली स्माइल आ जाती है। रणवीर हैरानी से वो क्लिप देखने लगता है। उत्सुकता से मिहिर और साहिल भी रणवीर के पीछे खड़े होकर टैबलेट में देखने लगते हैं। ये क्लिप तब की थी जब कार्तिक दामिनी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। उसमें दामिनी की कही हुई बातें भी रिकॉर्ड की गई थी, जिसे सुनकर मिहिर, साहिल और का माथा गर्म हो जाता है। उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से फुटेज किया गया था। आखिर में कार्तिक कैसे दामिनी को खींचते हुए बाहर फेंक देता है, ये भी दिखाया गया। ये देखकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश हुए, साथ में हैरान भी। रणवीर ताना कसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ये पता तो चला साले को गुस्सा भी आता है। मुझे तो लगा था वो बस बुझी हुई फुलझड़ी है, साला तोप निकला। मिहिर आंखें बड़ी करके बोला, हाँ जीजू, कार्तिक बॉस का ये रूप तो हमने भी कभी नहीं देखा। वो कितने बड़े छुपी रुस्तम है। साहिल फिर पुष्पा स्टाइल में बोला, कार्तिक नाम सुन के क्या फ्लावर समझ लिया? फ्लावर नहीं फायर है बॉस। रोनित फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तो अब आपका क्या ख्याल है कार्तिक के बारे में? मैं अब भी कहता हूँ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि कार्तिक कौन है और क्या है। कार्तिक कोई शहजादा नहीं है को सोने की थाली में खाकर बड़ा हुआ है। वो कोई अमीर घर का बिगड़ैल लड़का नहीं है जिसे अपने पावर का या नाम का घमंड हो। वो शुरुआत से ही अकेला रहा है, अकेला ही जला है, अकेला ही बना है। उसे ना कभी अपने फादर की जरूरत पड़ी है, ना ही आपकी, ना ही मानव बजाज की। वो अकेला ही सबकी बैंड बजाने को काफी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कार्तिक को पीछे कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं या डरा सकते हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए, जो पहले से जीरो रहा हो उसे जीरो होने का डर नहीं होता। जिसने जिंदगी भर स्ट्रगल की हो वो मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ता। अगर आपको लगता है कि उसे आपके पावर की या आपके नाम की जरूरत है, तो आप बेशक उसका साथ छोड़ सकते हैं। वो उसमें से भी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। आगे आपकी मर्जी। इतना बोलकर रोनित वहां से चला जाता है। वही रणवीर सोच में पड़ जाता है। कार्तिक के पास क्या नहीं है? राहुल, रणवीर, अनिल, मिहिर, साहिल, खुद मानव बजाज, लेकिन फिर भी वो वहां गया अपने लालची और मतलबी परिवार में। जरूर उसकी कोई बड़ी वजह होगी। कोई बहुत बड़ा कारण होगा, तभी उसने अकेले सबसे पंगा ले लिया। हम साहिल ने पूछा, जीजू अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अब भी कार्तिक बॉस को फेस करना चाहते हैं? रणवीर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हमें कार्तिक को एक मौका देना चाहिए, उसे खुद को सही साबित करने का। उसे उसके हिसाब से काम करने दो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मिहिर ने फिर हैरान होकर पूछा, और हमारे रिवेंज का क्या? रणवीर मुस्कुराते हुए कहता है, दशरथ, त्रिशा और वो यश तीनों ही कुत्ते की दुम है, और उन्हें कार्तिक अकेला ही सीधा करने के लिए काफी है। उन्हें कार्तिक के हवाले छोड़ दो, कार्तिक इनडायरेक्टली हमारा रिवेंज ले लेगा। रोनित ने सही कहा, कार्तिक को टारगेट करना गलत है। कार्तिक उन लोगों में से नहीं है जो बड़े लोगों की चमचागिरी करे, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। उसे सक्सेस पाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है। ये सुन मिहिर और साहिल लंबी सांस लेते हैं। साहिल तारीफ करते हुए कहता है, सच में कार्तिक बॉस बहुत ग्रेट है। वो आज जहां भी है अपनी मेहनत से है। और हमें देखो, हमें पूरी दुनिया सिर्फ हमारे सरनेम से जानती है। हम आज भी अपने पापा की कमाई का खाते हैं। मिहिर आह भरते हुए कहता है, लेकिन क्या फायदा इतनी सक्सेस का जब उनकी मम्मी उन्हें जन्म देते ही छोड़कर चली गई। मुझे सच बहुत घिन आती है जब मैं उनकी माँ के बारे में सोचता हूँ। वो सच में कितनी बेरहम होगी, कितनी पत्थर दिल होगी, जिसने इतने प्यारे और होशियार बच्चे को छोड़ दिया। कार्तिक की माँ का जिक्र होते ही रणवीर के कान खड़े हो जाते हैं। उसे ना चाहते हुए भी मोनिका का ख्याल आ जाता है। वो अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी चुप हो जाता है। रणवीर अभी बिना किसी सबूत से कुछ नहीं कह सकता था। वही ओबोरॉय ग्रुप में डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। निशांत, जो दशरथ का असिस्टेंट था, वो कार्तिक को कंपनी के शेयर्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, और इशिका सब नोट कर रही थी। वही नैना का कंपनीज में खास मन नहीं लग रहा था, तो वो कंपनी में इधर उधर टहलने लगती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे हॉल में हर तरफ कार्तिक, इशिका की और राकेश, इशिका का फोटोज दिखाई दे रही थी। कुछ बेकार के एम्प्लॉयज इशिका के कैरेक्टर का मजाक बना रहे थे। हर तरफ बस इशिका की ही गोसिप चल रही थी। कोई कहता, जरा देखो तो इसे, शक्ल से कितने अच्छे घर की लग रही है, लेकिन इसके कारनामे कितने बेहुदा है। कोई दूसरा कहता, अरे मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि वो कैसी है, तभी तो वो सीधे कार्तिक सर की पीए अपॉइंट हो गई।
पक्का उसने कार्तिक सर को रिझाया है तभी ये इतनी सक्सेसफुल है। कोई तीसरा कहता, हाँ खूबसूरती लड़की होने के भी अपने ही फायदे हैं, तभी तो बिना किसी एक्सपीरियंस के सीधे सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बन बैठी, वरना कोई फ्रेशर सीईओ को देख तक नहीं सकता। फिर कोई कहता, हम ऐसी लड़कियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, इन्हें तो बस खुद को बेचना होता है और फिर मिल जाती है बिना किसी मेहनत के सक्सेस, और यहाँ हमारी जुतियां घिस जाती हैं सीईओ की पीए बनने में। ये सारी बातें सुनकर नैना का खून खोल जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाए, उफ जैसे राजा वैसी प्रजा, ये लोग इशिका के बारे में जानते ही क्या है जो बकवास पर बकवास किए जा रहे हैं। नैना फिर कुछ सोचकर रोनित को कॉल कर देती है और उसे सारी बातें बता देती है। रोनित ये सब सुनकर पागल हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, सबके सब पागल है, कमीने हैं साले, कार्तिक को टारगेट नहीं कर सकते तो इशिका को टारगेट कर रहे हैं, इनकी तो मैं खबर लेता हूँ। नैना तुम एक काम करो, जिन जिन लोगों ने इशिका का मजाक बनाया है मुझे उन सब के फोटो सेंड करो, मैं उन्हें देखता हूँ। ये सुन नैना डेविल स्माइल करते हुए कहती है, नहीं रोनित तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है ये काम किसका है, मेरे पास इन सबको ठीक करने का अच्छा इलाज है, तुम मेरी बात सुनो। फिर नैना रोनित को कुछ समझाती है। फिर नैना राहुल को कॉल करती है और उससे बात करके कहती है, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। राहुल हंसते हुए कहता है, डोंट वरी माई लिटिल डेविल, समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरे पास त्रिशा, यश और शनाया तीनों का ही काला चिट्ठा पड़ा है, मैं अभी तुम्हें सेंड करता हूँ। ये सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वापस से मीटिंग रूम में चली जाती है। वो राकेश के पास आकर उसके कान में कुछ कहती है। उन दोनों को गुसफुस करता देख कार्तिक इशिका की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। वही इशिका मासूमी से कंधे ऊंचका देती है। कार्तिक कुछ पूछता तभी नैना और राकेश दोनों बाहर निकल जाते हैं। कार्तिक और इशिका वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। निशांत का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कार्तिक यश और त्रिशा से सख्त लहजे में पूछता है, तो पापा के प्यारो अब तक किया क्या है तुम दोनों ने यहाँ क्या तुम मक्खियां मार रहे थे? अरे नहीं नहीं, ये भी बड़ी मेहनत का काम है, तुम दोनों तो अपनी अय्याशी से बाज आओगे तभी तो ये काम कर पाओगे ना। ये सुन सारे डायरेक्टर्स मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। वही यश और त्रिशा दोनों गुस्से से आंखें दिखाकर कार्तिक को घूर रहे थे। यश उंगली आगे करके ऊंची आवाज में कहता है, कार्तिक अपनी औका में रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और त्रिशा तुम्हारी बड़ी बहन है, ऐसी बेशर्मी मत कर, थोड़ा भगवान से डर। अगर त्रिशा की जगह अभी रीत होती तो उसके साथ भी यही करता, ऐसी घटिया हरकत मत कर, समझा। ये सब सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए जोर जोर से टेबल पर हाथ मारने लगता है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। यश नफरत से बोला, अबे चुप साले, इतना हंस क्यों रहा है, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया तुझे। ये सुन कार्तिक एकदम से हंसना बंद कर देता है। फिर यश की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, यश क्या तुम्हें ये डायलॉग कहीं सुने सुने से नहीं लगते? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही सेम बात मैंने कभी तुमसे कही थी। ये सुन यश के दिमाग में ब्लास्ट होता है। उसे पिछली बातें याद आने लगती है। रेड नाइट प्लाजा, बंगलो नंबर 6, रीत का दर्द, कार्तिक की मदद की गुहार, सब कुछ ये सब याद आते ही यश जैसे सुन्न पड़ जाता है। कार्तिक फिर बॉसी एटीट्यूड में नफरत से कहता है, उस टाइम जो तुमने मुझे कहा था आज मैं वही तुम्हें कहता हूँ, ना तू मेरा भाई है और ना ये मेरी बहन, मैं यहाँ अपने दादाजी के लिए आया हूँ, समझे? तो मेरे रास्ते से हट जा। ये सुन यश का रोम रोम जल उठता है। कार्तिक फिर ऊंची आवाज में कहता है, आज से सब बदल जाएगा, नया दिन, नया सीईओ और नए रूल्स। सबसे पहले तो आज से अभी से बेफालतू के खर्चे बंद, जब तक ये कंपनी टॉप पर नहीं पहुंच जाती सबका बोनस बंद। अब से ऑफिस रोमांस बंद एंड लड़कियों को उनके काम के लिए प्रमोशन मिलेगा, ना कि एक्स्ट्रा सर्विस का। सबको जो टारगेट दिए जाएंगे उनका एक टाइम लिमिट होगा एंड जो इसमें लापरवाही करेगा वो सीधे सीधे फायर हो जाएगा। एंड यश तुम और त्रिशा आज से तुम दोनों शुरुआत से शुरू करोगे, तुम दोनों सबसे नीचे लेवल पर काम करोगे। मुझे तुम दोनों इस ऑफिस में इधर उधर घूमते दिखाई नहीं देने चाहिए, समझ गए? ये सुन त्रिशा गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है, क्या कार्तिक तुम पागल हो गए हो क्या? हम सबसे नीचे लेवल पर काम करेंगे, गले में आई कार्ड लेकर घूमेंगे, सबको सर मैडम कहेंगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फेयर, मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कार्तिक भी उसी टोन में कहता है, त्रिशा तुम्हें जो करना है करो, जिसे जो कहना है कहो, लेकिन ये मेरी कंपनी है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैंने तुम्हें यहाँ बांध के नहीं रखा,
दरवाजा खुला है, दफा हो जाओ यहां से। अगर तुम दोनों को यहां काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा। अगर तुम दोनों से यहां काम नहीं होता तो निकल जाओ यहां से। ये सुन त्रिशा को बोलती बंद हो जाती है। वही सारे डायरेक्टर्स भी कार्तिक के ऑरा से डर जाते हैं कि कार्तिक उन्हें भी इस कंपनी से दफा न कर दे। वहीं बाहर का माहौल भी गर्म हो रखा था। नैना, राज और राकेश ने सारी तैयारियां कर ली थी। वो सब बेसब्री से रोनित के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में रोनित गुस्से से भड़कता हुआ तेज कदमों से अंदर आ गया। रोनित यहाँ पहले से काम करता था और वो कार्तिक का सबसे खास था, तो किसी ने भी उसे रोकने की या टोकने की हिम्मत नहीं की। रोनित आज रोज से बहुत अलग, नाक में गुस्सा लिए आ रहा था। उसके आते ही कंपनी का माहौल एकदम से गर्म हो गया। उसने सबके बीच आते हुए जोर से पूछा, कहाँ है वो? कहाँ है वो जिसने मेरी इशिका के बारे में अनाप शनाप बका? जल्दी बोलो, किसकी मौत आई है जिसने मेरी इशिका का मजाक बनाया? ये सुनकर सभी की सांसें ऊपर नीचे हो गई। सबके पसीने छूटने लगे। सब एक दूसरे को बेबसी लचारगी से देखने लगे। कहाँ है वो? कहाँ है वो जिसने मेरी इशिका के बारे में अनाप शनाप बका? जल्दी बोलो, किसकी मौत आई है जिसने मेरी इशिका का मजाक बनाया? रोनित जोर से दहाड़ा। उनकी आवाज हद से ज्यादा ऊंची थी। लाल आंखें, लाल चेहरा, गुस्से के मारे बार बार ऊपर उठते कंधे, हाथ पांव मानो अभी के अभी हड्डियां तोड़ने के लिए बस मचले जा रहे थे। ये सुनकर सभी की सांसें ऊपर नीचे हो गई। सबके पसीने छूटने लगे। सब एक दूसरे को बेबसी लचारगी से देखने लगे। रोनित फिर अपना ब्लैक कोट उतार के उसे जोर से जमीन पर पटकता है, फिर अपने व्हाइट शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाने लगता है। इतने में वहां नैना, राज और राकेश भी आ जाते हैं। नैना ने अब तक सबके चेहरे अच्छे से याद कर लिए थे, तो वो बारी बारी से सबकी तरफ उंगली करके इशारा करने लगती है। रोनित, वो ब्लू शर्ट वाला, वो ब्लैक शर्ट वाला एंड वो येलो शर्ट वाला एंड वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की, वो रिसेप्शनिस्ट, वो दो प्यून एंड ये व्हाइट ड्रेस गर्ल, इन सभी ने तुम्हारी इशिका के बारे में बकवास की है। जिन जिन का नाम नैना ने लिया था उन सबकी जैसे जान हलक तक आ गई। उनके पसीने छूटने लगे। वही रोनित उनमें से एक ब्लैक शर्ट वाले को पकड़ता है और उसे सरेआम मारने लगता है। इतने में वहां त्रिशा, यश और शनाया भी आ जाते हैं। यश गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? रोनित, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? ये तुम्हारी निकाह नहीं है, ये ओबोरॉय ग्रुप है। अपनी ये ओछी हरकतें करना बंद करो। यश की चेतावनी सुनकर रोनित और भी ज्यादा बेरहमी से उस एम्प्लॉय को पीटने लगता है। उसे ऐसा करता देख सबकी हवा टाइट ही जाती है। इतने में वहां से वो डायरेक्टर्स मीटिंग खत्म करके बाहर निकल रहे होते हैं। वो सब भी हैरान होकर उत्सुकता से ये नजारा देख रहे होते हैं। त्रिशा फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, रोनित बस करो, तुम यहाँ ऐसे एम्प्लॉयज के साथ हाथापाई नहीं कर सकते। ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। किसी भी एम्प्लॉय का वर्कर को फिजिकली एंड मेंटली हैरेस करना इलीगल है। तुम पर पुलिस केस हो सकता है, समझे? ये सुनकर नैना गुस्से में उसके पास आती है और बिना ज्यादा सोचे उसे जोरदार थप्पड़ रसीद देती है। नैना ऊंची आवाज में कहती है, तुम रूल्स की बात ना ही करो तो बेहतर है, समझी? तुम लोगों ने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। तुम सबने इशिका और कार्तिक के बारे में जो गंद फैलाई है उसके लिए तो तुम सब पर पुलिस केस होना चाहिए। ये सुनके शनाया अनजान बनकर पूछती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो नैना? ऐसे बेवजह हम पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि ये सब हमने किया है? ये सुनकर नैना अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेती है और राज की तरफ देखने लगती है। राज फिर बड़े से प्रोजेक्टर पर वीडियो प्ले करने लगता है। उसने राकेश के साथ मिलकर पहले से ही ओबोरॉय ग्रुप का सिस्टम हैक कर लिया था। उस वीडियो में त्रिशा और यश दोनों कार्तिक, राकेश और इशिका की फोटो को एडिट कर रहे थे, उन्हें फिटशॉप कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही बुरी और भद्दी फोटो बनाई थी और उसे ऑफिस स्टाफ के ग्रुप में डाल दिया था। इससे सबका ध्यान इशिका पर चला गया और सब उसको लेकर गोसिप करने लगे। वो वीडियो देखकर यश, त्रिशा और शनाया तीनों चौंक गए। शनाया मन ही मन भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि अच्छा हुआ उसे फोटो एडिटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो बड़े आराम से बच गई। रोनित यश के पास आकर उसका कॉलर जोर से पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, यश के बच्चे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इशिका की तरफ आंख उठाकर भी देखने की? तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। इतना बोलकर रोनित ने यश के चेहरे पर जोरदार गुंसा मार दिया, फिर वो उसे टेबल पर पटकने लगा। रोनित ने गुस्से में यश का गला पकड़ लिया। अब यश का पारा भी हाई हो जाता है तो वो भी सामने से रोनित को मारने लगता है।
ये देख राकेश की भी सताव जाती है तो वो भी मैदान में उतर जाता है। ये सब होता देखकर त्रिशा बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो वो दौड़ते हुए मीटिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं नैना और राज बस ये सब दूर से देखते रहे। राज चुपके चुपके अपने स्पाई कैमरा में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। वही मीटिंग रूम में कार्तिक और इशिका नोट्स में लिखे हुए पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उनको ऐसे अकेला देखकर त्रिशा का दिमाग खराब हो जाता है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है, लो इन्हें देखो, बाहर इनकी वजह से लड़ाई हो रही है और ये अपने ही गुल खिलाए जा रहे हैं। लाज शर्म नाम की तो कोई ही नहीं है। इशिका त्रिशा को देख कार्तिक को वहां देखने का इशारा करती है। कार्तिक चिढ़ते हुए कहता है, मिस त्रिशा, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि ऐसे किसी के भी केबिन में बिना नॉक किए एंटर नहीं करते? हर किसी में इतना कॉमन सेंस तो होता ही है। त्रिशा फिर सिर झटक कर कहती है, कार्तिक बाहर आओ, बाहर बहुत बड़ा पंगा हो गया है। बाहर यश और रोनित आपस में लड़ रहे हैं। रोनित का नाम सुनकर कार्तिक और इशिका दोनों ही परेशान हो जाते हैं तो वो जल्दी से बाहर हाल में आ जाते हैं। वहां सारे एम्प्लॉइज एक तरफ होकर बस तमाशा देख रहे थे। उनमें नैना और शनाया भी शामिल थी। यश, राकेश और रोनित तीनों का हाल बहुत बुरा हो चुका था। सबसे ज्यादा अगर किसी को मदद की जरूरत थी तो वो यश ही था। यश रोनित और राकेश के बीच में घिरा हुआ था। कभी रोनित उसे मारता तो कभी राकेश। तीनों की शर्ट खराब हो चुकी थी। यश का तो हुलिया भी पहचान में नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसे देख कार्तिक जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दूर हटो एक दूसरे से अभी। ये सुन रोनित और राकेश दोनों के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वही यश अपने पेट को पकड़ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। रोनित और राकेश फिर अपना शर्ट कोट ठीक करने लगते हैं और कार्तिक के पास चले आते हैं। इशिका कार्तिक के आगे आकर रोनित को रोते हुए गले लगा लेती है। रोनित भी उसे प्यार से गले लगा लेता है। उन्हें ऐसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो शुक्र मना रहे थे उन्होंने इशिका के बारे में कोई भी उल्टी बात नहीं की। इशिका फिर अपना हंकी निकालकर रोनित के सिर पर लगा खून साफ करने लगी। उसने फिर रोनित के होठों के कोने का खून पोंछा। कार्तिक ने हैरान होते हुए पूछा, रोनित, राकेश, तुम दोनों ऐसे यश के साथ लड़ क्यों रहे थे? क्या किया यश ने? इतने में त्रिशा ने यश को खड़ा कर दिया। यश दर्द से चिल्लाते हुए बोला, कार्तिक के बच्चे, इतना बेचारा मत बन। मुझे पता है ये सब तुम ही ने इनसे करवाया है। तुम पुरानी बातों का बदला निकाल रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा आज यहाँ पहला दिन है ना, इसे मैं आखिरी दिन बना दूंगा, देख लेना। इतना बोलकर यश और त्रिशा जाने लगे। कार्तिक ने गुस्से में कहा, रुको, मैंने तुम दोनों को यहां से जाने की परमिशन नहीं दी। चुपचाप यहां खड़े हो जाओ। इतने में इशिका ने दर्द भरी आवाज में पूछा, रोनित, ऐसे क्यों किया तुमने? देखो कितनी चोट आई है तुम्हें। तुम्हें आखिर लड़ने की जरूरत ही क्या थी? रोनित गुस्से से कहता है, ईशु, लाते के भूत बातों से नहीं मानते। इन्हें इनकी ही भाषा में सबक सिखाना पड़ता है। कार्तिक ने पूछा, क्या मतलब? साफ साफ कहो क्या बात है? नैना ने आगे आकर कहा, कार्तिक, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या किया है इस कमीने ने। नैना ने कार्तिक को पूरी बात बताई। पूरी बात जानकर कार्तिक और इशिका के होश उड़ गए। कार्तिक भी फिर तुरंत आगे आके यश को पेट में गुंसा मार देता है, फिर उसे चाटा जड़ देता है। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इशिका के बारे में ऐसे घटिया हरकत करने की? वो मेरे भाई का प्यार है, मेरे लिए रीत के जैसी है। तूने इतना नीच काम किया भी कैसे? यश के अंदर अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी तो वो बस मार खाता रहता है। रोनित भी फिर आपा खोकर यश को पीटने लगता है। त्रिशा कार्तिक के आगे आकर रिक्वेस्ट करने लगती है, कार्तिक प्लीज रुक जाओ, माफ कर दो इसे प्लीज। प्लीज स्टॉप इट। यश को छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। आई बेग यू प्लीज। कार्तिक ये सुन रुक गया। उसे रीत का वो हादसा याद आ गया जब रीत भी ऐसे ही सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी। कार्तिक ने फिर रोनित से कहा, रोनित, अब तू शांत हो जा, जाने दे इसे। रोनित के पीछे हटते ही त्रिशा यश के पास आ गई और उसे उठाकर सहारा देते हुए ले जाने लगी। कार्तिक फिर पीछे से जोर से कहता है, त्रिशा, अब से तुम और तुम्हारा भाई मुझे इस कंपनी में दिखने नहीं चाहिए। मैं तुम दोनों को आज से अभी से इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। गेट लॉस्ट एंड नेवर कम हेयर। ये सुन त्रिशा और यश दोनों लाचारी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर बिना कार्तिक की तरफ देखे वहां से निकल जाते हैं। राकेश नफरत से कहता है, कार्तिक, सिर्फ इन दोनों को ही यहाँ से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ और भी बहुत लोग हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है।
ये सुन कार्तिक कड़क आवाज में नैना से कहता है, नैना, जिन जिन ने इशिका की इंसल्ट की है उन सबको यहां से दफा करो, आज के आज। इतना बोलकर कार्तिक अपने केबिन में चला जाता है। वही इशिका रोनित को मेडिकल वार्ड में ले जाती है जहां हर एम्प्लॉय का हर महीने चेकअप होता है। वही नैना और राकेश सभी को उनकी सैलरी पकाकर उन्हें रवाना कर देते हैं। इन सबसे कंपनी का पूरा माहौल बदल जाता है। अब सबको समझ आता है कि कार्तिक अब पहले जैसा भोला भाला नहीं रहा, अब वो सच में बदल गया है। वही राज अपने ऑफिस में वो वीडियो राहुल को दिखाता है। राहुल को पीटता हुआ देख पेट पकड़कर हंसने लगता है। वही मिहिर, साहिल, रणवीर और अनिल का भी यही हाल था। उन सबका हंस हंस के पेट दर्द कर रहा था। दरअसल मिहिर, साहिल, राज, निखिल, शेखर, सचिन सबने मिलकर एक असिस्टेंट ग्रुप बनाया था और राज ने वो वीडियो सबको शेयर कर दिया था। साहिल टेबल पर हाथ मारते हुए हंसने हुए मिहिर से कहता है, वाह भाई, क्या कूटा है यश को, कलेजे को ठंडक पड़ गई। वैसे मुझे लगा नहीं था रोनित के अंदर इतने गट्स हो सकते हैं कि वो सबके सामने किसी को पिट दे। मिहिर भी पेट पकड़ते हुए साहिल से कहता है, हाय मेरा पेट, मैं कहीं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। कार्तिक बॉस चुन चुनकर बदले ले रहे हैं ओबोरॉय परिवार से, कसम से मजा आ गया। विज रोनित भाई की भी दाद देनी पड़ेगी, जमकर कूटा है इस यश को। रणवीर भी खुश होकर निखिल से कहता है, बाप रे, क्या सीन था, एक अकेले यश पर तीन लोगों ने अपने हाथ साफ कर लिए। निखिल कसम से, अगर मैं ओबोरॉय ग्रुप बर्बाद कर देता तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो ये 2 मिनट की वीडियो देखकर मुझे हुई है। अच्छा हुआ कार्तिक ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छा हुआ। अनिल अपने केबिन में शेखर को खुश होते हुए कहने लगे, क्या बात है, क्या काम किया है कार्तिक ने, मजा आ गया। शेखर, देखा तुमने, कार्तिक के असिस्टेंट ने कैसे जमकर धोया है यश को, क्या पटक पटक कर मारा है उसे, वाह, दिल को सुकून मिल गया। ये सुन शेखर भी मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, अच्छा है सर, मिस्टर कार्तिक अब वहां चले गए। उनके तेवर देखकर तो यही लगता है वो आज के आज ही वहां की सारी गंद निकाल देंगे। अनिल फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम तुम सही कह रहे हो शेखर, एंड ऐसा होना भी चाहिए। कार्तिक जो भी कर रहा जिया बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश। मुझे तो पहले से ही पता था इस लड़के में सीईओ बनने के सारे गुण हैं, बस उसके पास ये सब करने की कोई वजह नहीं थी। कार्तिक को आगे बढ़ने की वजह नैना से मिली। सच में किसी ने सही ही कहा है, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये सुन शेखर ने ही हाँ में सिर हिला दिया। वही कृतिका जब ये वीडियो देखती है तो वो जल्दी से चिल्लाती है, मम्मा मम्मा जल्दी यहाँ आओ। मोनिका जब कृतिका की आवाज सुनती है वो किचन से जल्दी जल्दी आते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें लेबर पेन हो रहा है क्या, तुम ठीक तो हो ना? कृतिका हंसते हुए कहती है, अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर आओ बैठो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाना है। मोनिका कृतिका के पास आकर बैठी तो कृतिका ने उसे पहले कार्तिक और यश वाला वीडियो दिखाया। उसे देखकर ना चाहते हुए भी मोनिका की हंसी छूट गई, वो जोर जोर से हंसने लगी। कृतिका को अपनी मां को हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे दूसरा वीडियो दिखाकर कहती है, मम्मा रुको, मेरे पास एक और दूसरा वीडियो है, मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसे देखकर भी आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये बोलकर मोनिका वो वीडियो देखने लगती है। उसमें कार्तिक और दामिनी वाली वीडियो थी, उसे देख मोनिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। कभी एक वक्त था जब मोनिका के साथ भी यही हुआ था, जब कार्तिक उसके पेट में था वो पद्मिनी ही थी जिसने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। उसे याद करके मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृतिका जब ये देखती है तो वो मां को गले लगाकर कहती है, ओ मम्मा आप कितनी नर्म दिल हो, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। काश कि मिस्टर कार्तिक की मां भी आपकी तरह होती। ये सुन मोनिका और भी ज्यादा टूट जाती है। वो फिर नॉर्मल होते हुए कहती है, कृति बेटा देख, प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, इससे बच्चा होशियार बनता है। तू भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा कर और ये फोन साइड पर रख। प्रेगनेंसी में फोन को ज्यादा अपने पास नहीं रखते, समझी? ये सुन कृतिका हाँ में सिर हिला देती है। फिर मोनिका उसे नाश्ता करवाती है। कृतिका फिर खाते हुए कहती है, मम्मा मिस्टर कार्तिक ने जो किया बिल्कुल सही किया, आप उनके बारे में कुछ गलत मत सोचना। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी फैमिली उतनी ही ज्यादा बुरी। सच कहूं तो वो इसी बेइज्जती के लायक है। मैं तो कहती हूँ मिस्टर कार्तिक को उन्हें इससे भी बुरा पाठ पढ़ाना चाहिए। मोनिका मन ही मन सोचती है,
हे कान्हा जी, ये कैसी लीला है आपकी? मेरे सीधे साधे कार्तिक को क्या बना रहे हो आप? जो भी हो आप प्लीज उसका ध्यान रखना, उसे सद्बुद्धि देना, कहीं वो उन लोगों के साथ रहते रहते उनके जैसा ही ना बन जाए। इतने में निखिल को 2 कोरियर मिलते हैं। उसमें एक में मोनिका के बाल थे और दूसरे में कार्तिक का ब्लड जब वो हॉस्पिटल में था तब के सैंपल थे। ये देख निखिल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे तुरंत डीएनए टेस्ट मैच करवाने के लिए लैब भिजवा देता है। धीरे धीरे दिन बीतने को आया। दशरथ, पद्मिनी और दादाजी पीजी हॉस्पिटल में आए। उनके आते ही त्रिशा दादाजी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। दादाजी ने उसे शांत किया, फिर प्यार से पूछा, त्रिशा बेटे, रो मत, देखना यश बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख मेरे बच्चे। उस टाइम यश बेड पर बैठकर मजे से केला खा रहा था। दादाजी की आवाज कान में पड़ते ही वो लेट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आए मम्मी, ओई माँ, आओ। ये सुनके माँ पापा जल्दी से अंदर आए। उनके पीछे दादाजी भी छड़ी और त्रिशा के सहारे अंदर आए। उन्होंने देखा कि यश के सिर पर मोटी सी पट्टी बंधी हुई थी, दोनों हाथ में और दोनों पैर में भी मोटी मोटी पट्टियां थी। यश की एक आंख काली पड़ गई थी। उसे देख किसी को भी उस पर दया आ जाए। पद्मिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो यश के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, हाय मेरा बच्चा, कितना दर्द हो रहा है बेचारे को, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने मेरे बच्चे को, हाय लगे उन्हें मेरी, हाय मेरा मासूम बच्चा। इतना कहते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। दशरथ ने शिकायत भरी नजरों से अपने पापा को देखा, फिर आह भरते हुए कहा, देखा पापा आपने क्या किया आपके कार्तिक ने। कार्तिक को सीईओ बनाए 1 दिन भी नहीं बीता और पहले ही दिन उसने मेरे बेटे को सबके सामने कूट दिया। क्या यही है आपका भरोसा, आपका सक्सेसर, आपका फ्यूचर? दादाजी ने भारी मन से कहा, देखो बेटे, मुझे भी नहीं पता था कि आज कंपनी में ऐसे कुछ होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कार्तिक यश के साथ इतना बुरा सुलूक करेगा। पद्मिनी ने फिर शिकायत करते हुए पूछा, अब तो पता चल गया ना, देख लिया ना, कार्तिक ने आते ही अपना असली रंग दिखा दिया। अब तो आप कुछ करिए, उसे सजा दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। ये सुन दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, उस वक्त तुम कहाँ थी जब मैंने कार्तिक को इस जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी नहीं दी? तब तो तुम्हें उसका इंसाफ याद नहीं आया। जब मैंने कार्तिक को ओबोरॉय मैंशन तक में आने से मना कर दिया था तब तो तुम्हें उसका इंसाफ याद नहीं आया। जब दशरथ ने उसे शुरुआती दौर में एक मामूली वर्कर के तौर पर काम दिया था तब तो तुम्हें उसका इंसाफ याद नहीं आया। जब हर बार कार्तिक की सारी मेहनत और काबिलियत का क्रेडिट यश को दिया जाता था जब तो तुम्हें उसका इंसाफ याद नहीं आया। उन सब का क्या? त्रिशा ने रुआसी आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं दादाजी, सारी हमारी ही गलती है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कोई बात नहीं, जैसे कार्तिक ने सब चुपचाप सह लिया वैसे ही हम दोनों भी सब चुपचाप सह लेंगे। कार्तिक हमें रोज सजा देगा और हम हर रोज अपनी सजा पूरी करके अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे। ये सुनके दादाजी का दिल बैठ गया। उन्होंने ध्यान से यश और त्रिशा को देखा। यश मुंह लटकाए लेता था, वही त्रिशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, उसकी आंखें लाल दिख रही थी। दादाजी अपने प्यारे चहीते पोते पोती की ये हालत कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? दादाजी को यूं उलझन में देखकर पद्मिनी दशरथ को आंखों से कुछ इशारे करती है। दशरथ फिर बेचारा सा मुंह बनाकर अपने पापा से कहता है, पापा मुझे पता है आप चाहकर भी कार्तिक को सजा नहीं दे सकते, हम भी आपके दिल पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन यश का ये हाल करने वालों को सजा देना भी बहुत जरूरी है। तो क्यों ना आप कार्तिक से कहकर उन लोगों को कंपनी से बाहर निकलवा दे। मैंने सुना है वो दोनों ही कार्तिक के मैनेजर है। कार्तिक उन्हें रिप्लेस कर सकता है और किसी को भी हायर कर सकता है। इससे यश को इंसाफ भी मिल जाएगा और कार्तिक को बुरा भी नहीं लगेगा। ये सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए। ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। वो खुश होते हुए कहने लगे, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अभी कंपनी जाता हूं और कार्तिक से कहकर उन हरामजादों को आज के आज ही काम से बाहर निकलवाता हूं। त्रिशा फिर मायूस होकर कहने लगी, रहने दीजिए दादाजी, अब इन सब का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। कार्तिक ने हमें पहले ही कंपनी से बाहर निकाल दिया है, हम अपनी ही कंपनी से बाहर हो गए हैं। ये सुनकर दादाजी चौंक गए। वो शौकहौल बोले, क्या कार्तिक ने तुम दोनों को काम से निकाल दिया, कंपनी से बाहर निकाल दिया? उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कार्तिक ने गलत किया, उसे इसका जवाब देना होगा।
कार्तिक ने इस बार सच में अपनी हद पार कर दी है। मैं अभी जाता हूँ कार्तिक के पास। इतना बोलकर दादाजी गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद पद्मिनी मुंह बनाकर कहती है, बस बस, अब ऐसे आह निकालना बंद करो। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग को जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, समझे? ये सुनकर यश की बंद आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो पहले तो चौंक जाता है, फिर मुस्कुराने लगता है। दशरथ भी ताना मारते हुए कहते हैं, टोटल नौटंकी, चलो इस बार तुम्हारा ये ड्रामा हमारे किसी काम तो आया। त्रिशा सोचते हुए पूछने लगी, पापा मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने कार्तिक की बजाय उसके मैनेजर को बाहर निकालने के बारे में क्यों कहा? दादाजी पर थोड़ा और प्रेशर देते तो वो खुद ही कार्तिक को ओबोरॉय ग्रुप से बाहर कर देते। दशरथ मुस्कुराते हुए दिल पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा, वक्त की नजाकत को समझो। हमें इस वक्त कार्तिक के नाम की और उसके कॉन्टेक्ट्स की सख्त जरूरत है, इसलिए उसका फिलहाल के लिए यहाँ होना जरूरी है। रही बात उस रोनित और राकेश की, तो उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, दोनों ही केस में हमारा ही फायदा है। अगर कार्तिक उनको जॉब से बाहर निकाल देता है तो वो दोनों ही कार्तिक के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। वो दोनों कार्तिक के अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड अगर कार्तिक ने उनका साथ दे दिया तो वो दादाजी की नजरों में और भी ज्यादा गिर जाएगा। इससे दादाजी का कार्तिक पर से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। ये सुनकर यश और त्रिशा दोनों ही इस बात को गहराई से समझ जाते हैं, फिर अपने पापा की तारीफ करके हुए कहते हैं। त्रिशा खुश होते हुए बोली, वाओ डैड, यू आर जीनियस, मान गए आपको, आपने अच्छा फंसाया है उस कार्तिक को। यश भी खुश होकर कहता है, ये इस डैड, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अब देखते हैं कार्तिक क्या करता है। इस बार तो वो बुरा फंसा है। वही ओबोरॉय ग्रुप में इशिका जल्दी से कार्तिक के केबिन में आकर कहती है, सर, आपके दादाजी यहाँ आ रहे हैं। कार्तिक इस वक्त नैना, राकेश और रोनित के साथ ही बैठा था। वो हैरान होकर पूछता है, अभी, लेकिन क्यों? राकेश मजाक बनाते हुए कहता है, क्यों का क्या मतलब? तुम्हें तो पता ही है यश की आदत, हमेशा की तरह बैठ गया होगा अपने बाप दादा की गोदी में, हम्मम नकारा कहीं का। रोनित भी होठ का एक कोना मोड़के के कहता है, हाँ, और इस बार तो त्रिशा ने भी अच्छी नौटंकी की होगी। उन्होंने पक्का कोई बड़ा दाव खेला है, तभी तो दादाजी खुद यहाँ आ रहे हैं। नैना परेशान होते हुए पूछती है, ओह नो, अब हम क्या करेंगे कार्तिक? हमें उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा, पूरी बात समझानी होगी, वरना कहीं वो आज के आज ही हमें बाहर न निकाल दे। कार्तिक मुंह करवा करते हुए कहता है, हम्मम नैना तुम मामले से दूर ही रहना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। एंड वैसे भी हमें उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो हमारी एक भी नहीं सुनेंगे। दादाजी पक्का यहाँ मुझे कोई फरमान सुनाने आए हैं। वो बस फैसला सुनाकर यहाँ से चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। नैना हैरान होकर पूछती है, कार्तिक तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? रोनित नैना को शांत करते हुए कहता है, नैना काम डाउन, ये सब तुम्हारे लिए नया है, कार्तिक के लिए नहीं। कार्तिक बचपन से इस सिचुएशन से गुजरता आ रहा है, तो उसके लिए ये अब बहुत नॉर्मल है। यश और त्रिशा दोनों ही हमेशा से कार्तिक को परेशान करते आ रहे हैं, और कार्तिक जैसे ही कोई जवाबी हमला करता, उनके माँ बाप उनकी ढाल बनकर आगे खड़े हो जाते हैं। ये सब सुनकर नैना कार्तिक की तरफ दया की नजरों से देखती है। वो सोचती है, सच में कार्तिक के साथ पास्ट में कितना बुरा सुलूक हुआ है। कार्तिक ने अकेले कितना कुछ सहन किया। कार्तिक के मुकाबले उसका बचपन लाख गुना अच्छा था, कम से कम उसे राहुल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मिला, लेकिन कार्तिक के पास ऐसा कोई भी नहीं था। नैना कार्तिक के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उसका ऐसा करना कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है, तो वो प्यारी सी स्माइल कर देता है। दोनों फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। इतने में केबिन का दरवाजा खुलता है और दादाजी छड़ी के सहारे अंदर आते हैं। उन्हें आता देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। वही कार्तिक सीईओ की चेयर दादाजी की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर दादाजी का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। वो चेयर पर बैठते हैं, तभी कार्तिक उन्हें मुस्कुराते हुए पानी देता है। कार्तिक का ऐसा ट्रीटमेंट दादाजी के दिल को पिघला देता है। दादाजी पानी पीते हैं, वो अपने आसपास देखते हैं। कार्तिक का पूरा डेस्क फाइलों और रिपोर्ट से भरा पड़ा था। लैपटॉप पर कंपनी के रूल्स और प्रोटोकॉल्स शो हो रहे थे। वही पास के नोटिस बोर्ड पर ढेर सारे स्टिकर्स चिपकाए हुए थे, जिनमें टास्कस लिखे हुए थे। डस्टबिन भी कुछ पेपर्स से भरा पड़ा था। दादाजी गौर से ये सब देखते हैं। वो देखते हैं पास के टेबल पर सबका लंच बॉक्स ऐसे ही पैक पड़ा था, यानी किसी ने भी अब तक खाना नहीं खाया। दादाजी रोनित और राकेश की तरफ देखते हैं। दोनों के ही हाथ में पेन और पेपर्स थे।
राकेश के आगे मोटी सी फाइल थी जिस पर लाल मार्कर से राउंड्स किए हुए थे। दोनों ही शक्ल से बहुत थके हारे और भूखे मालूम पड़ रहे थे, इसके बावजूद उनके चेहरे पर काम करने का जुनून साफ झलक रहा था। ये देखकर दादाजी का दिल गदगद हो उठा। राकेश और रोनित की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि उनके चेहरे पर उनके काम का पेशन साफ दिखाई पड़ता है। ये देखकर दादाजी को दिल ही दिल में एक पल के लिए बहुत जलन हुई कि आखिर उनके यश और त्रिशा ऐसे क्यों नहीं है। कार्तिक ने बड़ी ही नरमी से कहा, दादाजी आप यहाँ तक आए तो कुछ बहुत जरूरी काम होगा, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर दादाजी का दिल बैठ गया। वो गहरी सोच में पड़ गए। तभी उन्हें यश की पट्टियां उसका दर्द याद आया तो उनका मन मजबूत हो गया। दादाजी ने फिर कड़क आवाज में कहा, कार्तिक मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। यश की हालत बहुत बुरी है। त्रिशा ने बताया कि तुम्हारे 2 मैनेजर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। ये सुनते ही कार्तिक ने बिना एक पल गवाए दादाजी की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी झिझक के कहा, दादाजी ये सब मेरे ही कहने पर हुआ है। मैंने ही ऐसा करने को कहा था। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं, मुझे वो मंजूर होगी। ये सुनकर रोनित और राकेश एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वही इशिका और नैना भी इमोशनल हो जाते हैं। कार्तिक का ये जवाब सुनकर सबके दिल में कार्तिक के लिए इज्जत और वफादारी दोनों ही बढ़ जाती है। वही इस जवाब से कार्तिक दादाजी के दिल को भी जीत लेता है। दादाजी को कार्तिक पे बहुत गर्व होता है। उनका मन तो करता है वो कसके कार्तिक को गले लगा ले, लेकिन फिर भी अपना दिल कठोर करके दादाजी अपना फैसला सुनाते हैं। कार्तिक मैं चाहता हूं कि तुम अपने इन मैनेजर को जॉब से निकाल दो, इन दोनों को फायर कर दो, अभी इसी वक्त। ये सुनके सबके सब शौक रह जाते हैं। सभी पहले एक दूसरे की तरफ हैरानी और परेशानी से देखने लगते हैं, फिर कार्तिक के जवाब का इंतजार करते हैं। नैना मन ही मन कहती है, ओह नो, अब क्या करेगा कार्तिक। कार्तिक प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, प्लीज तुम इन दोनों को जॉब से नहीं निकाल सकते। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसे दोस्त मिलते हैं। प्लीज तुम कोई गलत स्टेप मत लेना प्लीज। वही दादाजी का ये फरमान सुनके कार्तिक का दिल बैठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कार्तिक ये कैसे भूल सकता है कि जब इसी ओबोरॉय ग्रुप ने उसे काम से बाहर निकाला था, जब इन्हीं दोनों ने ओबोरॉय ग्रुप को लात मारकर छोड़ दिया था। हाई पोस्ट, हाई सैलरी पैकेज, ऐश और आराम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। रोनित और राकेश ने इन सबको लात मार दी थी सिर्फ कार्तिक के लिए। कार्तिक ये सब अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कार्तिक फिर रोनित और राकेश की तरफ देखता है, फिर दादाजी की तरफ, फिर वो लंबी सांस लेता है और कहता है, ठीक है दादाजी, मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।